हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, हमारे चैनल पर यूपीएससी की प्रिपरेशंस कराई जा रही है, जिसमें हम कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज हम एक्ट को पढ़ेंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, इससे पहले हम जो है आरटीआई एक्ट पढ़ चुके हैं। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको यूपीएसआई की प्रिपरेशंस कराई जा रही है। आईपीसी सीआरपीसी के आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राइट फ्रेंड्स, तो हम पढ़ेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिषेध का मतलब क्या होता है। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिटेड, मतलब रोकना। ठीक है, दहेज के जैसे केसेस होते हैं, दहेज को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है 1961। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो है टोटल जो धाराएं हैं वो 10 धाराएं हैं। हम यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, तो मतलब 10 की 10 धाराएं बताई है। आगे हम सब सारी की सारी 10 जितनी भी धाराएं हैं उसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, धारा 1 में जो है संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ की बात की गई है। धारा 2 में दहेज की परिभाषा बताई गई है। दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति मतलब पेनल्टी, ठीक है, की बात की गई है धारा 3 में। धारा 4 में आपको दहेज मांगने के लिए शास्ति शास्ति मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है पेनल्टी। ठीक है, डिमांड की जहां बात की गई है तो उसके लिए जो दंड है वो धारा 4 में बात की गई है। धारा 4 में विज्ञापन पर पाबंदी है। ठीक है, कुछ विज्ञापन निकाल देते हैं कि आप मतलब शादी कर लीजिए तो आपको इतने संपत्ति हम प्रोवाइड कर देंगे, तो ये विज्ञापन पर पाबंदी लगा धारा 4 के अकॉर्डिंग पाबंदी लग जाती है। धारा 5 में दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। करार का मतलब है कोई एग्रीमेंट दोनों पार्टी दोनों पक्ष के बीच में नहीं होगा, वो शून्य होगा। ठीक है, तो और धारा 6 में जो है दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। ठीक है, इसे भी हम इसका एक्सप्लेनेशन टोटल पढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू है कि धारा 10 की 10 जितनी भी धाराएं हैं उसमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि धारा 1 में क्या बताया गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में क्या है। जैसे दहेज की परिभाषा है कौन सी धारा में है, तो वो धारा 2 में है। ठीक है, तो धारा 7 में जो है अपराधों का संज्ञान है। ठीक है, 8 में जो है धारा 8 में अपराधों की कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना या जमानत या अक्षम्य होना है। इसमें 8 में 2 धाराएं हैं, 8 क और 8 ख। 8 क में जो है कुछ मामलों में सबूत का भार है, और ख में दहेज प्रतिषेध अधिकारी। टेंशन मत लीजिएगा, सारा का सारा 10 की 10 धाराएं आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, बस आप एक छोटा सा आइडिया अब ले लीजिए। और धारा 9 में जो है नियम बनाने की शक्ति है, और धारा 10 में राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम जो है एक एक धारा को पढ़ेंगे। तो धारा 1 की बात कर लेते हैं हम पहले। तो धारा 1 में जो है आपका संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ की बात की गई है। ठीक है, धारा 1 में क्या इसका नाम है, कहा इसका विस्तार है, और इसके प्रारंभ की बात की है, मतलब डेट की बात की गई है, कब प्रारंभ हुआ, कौन से ईयर में प्रारंभ हुआ। तो इसका तो नाम आपको पता ही है जब आप पढ़ रहे हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है इसका नाम। और यदि हम इसके विस्तार की बात करें तो ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। जब तक धारा 370 नहीं हटी थी तब तक का जम्मू कश्मीर में नहीं था। ठीक है, अब पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। इसका जो प्रारंभ था वो होता है राष्ट्रपति द्वारा, ये 20 मई 1961 में स्वीकृत कर दिया गया था, और लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 1961। फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट व्यू से आपको ये डेट याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूछी जा सकती है। राइट, तो ये लागू हो गया था 1 जुलाई 1961 में, ये आपको पता होनी चाहिए इसकी डेट। धारा 1 में आपको, ठीक है, ये संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ है।
राइट। आगे बढ़ते हैं, धारा 2 की बात करते हैं। धारा 2 में जो है दहेज की परिभाषा बताई गई है। क्या बताई गई है? दहेज की परिभाषा। दहेज की परिभाषा, जैसे दो पक्ष हैं, ठीक है, किसी भी पक्ष द्वारा जब कोई मांग की जाती है, ठीक है, किसी भी संपत्ति की मांग की जाती है तो दहेज के अंदर आता है। फ्रेंड्स, इसमें चाहे लड़की की तरफ से हो, डिमांड की गई हो, मांग की गई हो, ठीक है, या संपत्ति दी गई हो जो दूल्हा है उसकी वर साइड को, ठीक है, या कोई सी भी साइड हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है लड़की साइड ही से ही संपत्ति या धन जो भी है उपहार है वो दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वर की साइड से भी दिया जाता है तो वो भी दहेज के अंदर आता है, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा है, दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान चीज अभिप्रेत है जो विवाह के समय उससे पूर्व या पश्चात, ठीक है, विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को दी जाती है। दहेज की कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान चीज जो विवाह के समय या उससे पूर्व या उसके बाद भी, विवाह के बाद भी यदि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाती है तो वो क्या होगा? दहेज होगा। दूसरा है, विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी गई हो या दिए जाने का करार किया गया हो, एग्रीमेंट किया गया हो कि हम ये चीज आपको दे देंगे, तो वो भी क्या होगा? दहेज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अन्य व्यक्ति का मतलब है कुछ ऐसे होते हैं मामा या चाचा कि वो कह देते हैं कि अब भाई हम लड़की की शादी में गाड़ी दे देंगे, ठीक है, तो वो भी आपकी क्या होगा? वो उपहार भी क्या होगा? दहेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये धारा 2 थी। धारा 1 हो गई, धारा 2 हो गई, तो धारा 3 की तरफ हम चलते हैं। धारा 3 में क्या है? दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति। शास्ति का मतलब है पेनल्टी, ठीक है। जो भी दहेज लेगा या दहेज देगा, ऐसा नहीं है दहेज लेने वाले पर ही दंड। शास्ति का मतलब होता है पेनल्टी या दंड, आप दंड कह सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो दहेज लेगा मतलब लेगा उस पर ही पेनल्टी लगेगी, नहीं, दहेज देने वाले पर भी पेनल्टी लगेगी, उसे भी दंड दिया जाएगा। तो क्या दंड दिया जाता है? इसमें जो दंड का प्रावधान है, यदि कारावास की बात करें हम, 5 वर्ष से कम नहीं होगा, 5 साल की सजा होगी, और जो जुर्माना होगा वो 15,000 रुपए से लेकर जो दहेज की रकम तक का हो सकता है, मतलब जो दहेज में रकम दी गई है, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, धारा 4 की तरफ चलते हैं। धारा 4 में क्या है? आपकी डिमांड की बात की गई है। मतलब यदि कोई दहेज मांगने के लिए शास्ति है, मतलब कोई दहेज मांगता है, डिमांड करता है कि भाई हमारे लड़के की शादी में तो 5 लाख या 10 लाख वाली चीजें हैं कि इतना हमें पैसा चाहिए, और डिमांड की बात करते हैं, तो अभी आप अच्छी तरह देख लीजिए कि उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है। तो उसके लिए जो दंड है, कारावास होगा, कम से कम 6 माह का होगा, और अधिक से अधिक 2 साल तक का उसके लिए कारावास हो सकता है। यदि हम जुर्माने की बात करें तो 10,000 रुपए का उसको जुर्माना होगा, ठीक है। तो दहेज लेना और दहेज देने के लिए आप पहले ही देख लीजिए, 5 साल की सजा है और 15,000 रुपए का जुर्माना है। यदि हम डिमांड की बात करें, ये डिमांड है, तो डिमांड में जो है कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 2 साल की सजा हो सकती है, और जुर्माना कितना होगा? 10,000 रुपए होगा। इसमें धारा 4 कै भी आती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। धारा 4 कै क्या कहती है? विज्ञापन की बात करती है। क्या बात करते हैं? विज्ञापन पर पाबंदी लगाती है। विज्ञापन पर पाबंदी क्या है कि कुछ विज्ञापन इश्तिहार दे देते हैं अखबार में कि आप हमारी लड़की से शादी कर लीजिए और हम आपको इतनी संपत्ति या अपने संपत्ति का 50% आपको दे देंगे। तो इस विज्ञापन पर भी क्या लगा दी गई? पाबंदी लगा दी गई। और इसके अंदर आपको जो है यदि कोई विज्ञापन मतलब निकालता है तो उस पर जो है अधिक से अधिक 6 महीने का, सॉरी, कम से कम 6 महीने का और अधिक से अधिक 5 साल की उसे सजा हो सकती है, ठीक है। 15,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। तो धारा 4 में डिमांड की बात की गई है और कै में जो है विज्ञापन की पाबंदी की बात की गई है, राइट फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धारा 5। धारा 5 में जो है आपको दहेज देने और लेने के लिए करार शून्य होगा, ये बात की गई है। इसे हम समझते हैं, करार का क्या मतलब है? एक एग्रीमेंट की बात की गई है। एग्रीमेंट की बात की गई है कि आप शादी कर लीजिए, ठीक है, आप मतलब इतना धन हमें दे दीजिए, हम ऐसे शादी कर देंगे। मतलब एक उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, शादी नहीं, एक एग्रीमेंट हुआ है, एक बिजनेस की तरह एक एग्रीमेंट हुआ है, तो वो शून्य होगा। ये धारा 5 में डिफाइन की गई है। धारा 6 की तरफ बढ़ते हैं। धारा 6 में क्या है
कि यदि पत्नी या वारिस के लाभ हेतु प्राप्त दहेज वर पक्ष द्वारा यदि विहित समय में पत्नी को नहीं दिया जाता है, मतलब जो दहेज वाला जो धन है वो पत्नी या उसके लड़के को जो वर पक्ष है वो नहीं देता है, तो उस पर एक विहित समय में, मतलब एक समय डिफाइन कर दिया गया है, और उस समय के अंदर वर पक्ष जो है पत्नी को या अपने जो वारिस है उसका जो लड़का है उसे वो धन प्रोवाइड नहीं करता है, तो उसे कारावास होगी, कम से कम 6 महीने की और अधिकतम 2 वर्ष की सजा होगी। और जो जुर्माने की यदि हम बात करें 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये धारा 6 के अंदर प्रावधान है। अब बढ़ते हैं आगे, धारा 7 की बात करते हैं। धारा 7 में अपराधों का संज्ञान की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अपराधों के संज्ञान की बात की गई है। अपराधों के संज्ञान का मतलब है कि अपराध जो भी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा वही अपराध का विचरण करेगा। क्या करेगा? विचरण करेगा, मतलब वही इस अपराध जो भी ये अपराध है उसकी सुनवाई करेगा। आपको पता होना चाहिए सेशन जो न्यायालय होता है उसके अंदर ही आता है आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आता है, एक तो सिविल जज, ये आपको थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूँ, ठीक है। सिविल जज होता है और एक सेशन जज होता है, ठीक है। इस सिविल जज में आपका सिविल वाले जो मैटर होते हैं, मामले होते हैं, उनकी सुनवाई होती है, और जो सत्र न्यायालय होता है उसमें आपराधिक मामले की सुनवाई होती है। तो सेशन न्यायालय के अंदर जो है आपके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आता है, फिर आता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये इस साइड में आता है आपराधिक मामलों, तो उनकी सुनवाई डायरेक्ट, ये जो आपराधिक मामला है इसकी सुनवाई डायरेक्ट प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है। लेकिन वो किस आधारों पर करेगा, किस आधारों पर करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वे आधार है, यदि पुलिस, एक तो पुलिस रिपोर्ट की गई है तो उसके आधार पर भी सुनवाई कर सकता है, या न्यायालय स्वयं अपनी जानकारी पर, यदि उसे ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि दहेज का मामला है तो वो तब भी सुनवाई कर सकता है, तब भी संज्ञान ले सकता है, ठीक है। या कोई व्यक्ति है या माता पिता है या कोई रिश्तेदार है उसके द्वारा रिपोर्ट करी गई है तो भी जो है सुनवाई करेगा। या कोई कल्याण संस्था है, जैसे महिला आयोग, कुछ मामलों में कुछ ऐसे ऐसे संस्थान है जो दहेज को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रमाणित है, यदि वे भी कोई संज्ञान मतलब परिवाद करते हैं तो भी न्यायालय इसका संज्ञान लेगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किन किन परिस्थितियों में न्यायालय जो है संज्ञान ले सकता है। लेकिन ये आप ध्यान रखिए, धारा 7 में बताया गया है कि संज्ञान कौन लेगा? डायरेक्ट प्रथम वर्ग न्यायिक जो मजिस्ट्रेट होता है वही अपराध का विचरण करेगा, मतलब उस पर विचार करेगा। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं धारा 8 की। धारा 8 में बताया गया है जो ये अपराध है ये हमारा क्या है? संज्ञेय अपराध है, ठीक है। अजमानतीय और असम्य अपराध है। अजमानतीय का मतलब होता है संज्ञेय अपराध, ध्यान देना, जिसमें बेल ना हो, ठीक है। तो ये वो वाला अपराध है जिसमें बेल नहीं होती है, जिसमें समन जारी नहीं किया जाता है, राइट। अब धारा 8 के अंदर दो ब्रांच चीज आती है, धारा 8 क आता है, धारा 8 ख आता है। धारा 8 की यदि हम बात करें, धारा 8 में जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अंतर्गत दहेज लेने और दहेज देने के कार्य करता है, या धारा 4 के अंदर डिमांड करता है दहेज की, तो इन धाराओं के अधीन अपराध न करने की सत्यता, मतलब को सिद्ध करने का दायित्व उस पर खुद होता है कि यदि वो कहता है कि मैंने ये अपराध नहीं किए तो वो इस सत्यता को खुद साबित करके दिखाएगा, तो वो धारा 8 ख के अंदर आता है। अब धारा 8 ख की बात करें तो राज्य सरकार एक होता है दहेज निषेध अधिकारी, ठीक है। दहेज निषेध दहेज सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा, ये है दहेज प्रतिषेध अधिकारी। क्या होता है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी। तो राज्य सरकार इसे मनोनीत करता है, नियुक्त करता है। तो राज्य सरकार जितना चाहे, जितने की आवश्यकता हो उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। अच्छा, दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कार्य क्या होता है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कार्य होता है, यह देखता है कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। दहेज देने और लेने को जितना हो सके रोकना, यह दहेज प्रतिषेध अधिकारी का काम होता है, ठीक है। या जो अभियोजक है उसके लिए जो है साक्ष्य इकट्ठा करना,
भी क्या होता है, दहेज प्रतिशत अधिकारी का काम होता है। राज्य सरकार जो होती है दहेज प्रतिशत अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की शक्ति भी प्रदान कर सकती है, मतलब एक पुलिस अधिकारी के बराबर की शक्ति से वो प्रदान कर देती है। राइट फ्रेंड्स, अब धारा 9 की बात करते हैं। धारा 9 में जो है बताया गया है कि केंद्र सरकार जो है इसके अंतर्गत नियम बना सकती है। कौन बना सकती है? केंद्र सरकार इस धारा के अंतर्गत नियम बना सकती है। धारा 10 की बात करें तो धारा 10 के अंदर जो है राज्य सरकार नियम बना सकती है। ठीक है, राज्य सरकार इस धारा के अंतर्गत नियम बना सकती है। तो फ्रेंड्स ये 10 की 10 धाराएं हमने पढ़ी। ठीक है, एक छोटा सा एक्ट था और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं जो भी वीडियो मतलब आपके लिए एक्ट लाता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा सिंपल जितना हो सके वो आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।